आज हम स्टार्ट करेंगे एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक। कोई टॉपिक हमारे जो रह गए उनमें से टॉपिक करेंगे, दैट इज ट्रांसफर प्राइस। अच्छा, इस टॉपिक में बेसिकली हम डिस्कस क्या करेंगे कि अगर आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और उन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की आपस में कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, परचेज और सेल की, उसमें इंट्रा ट्रांजैक्शंस के अंदर सेल्स प्राइस क्या चार्ज की जाएगी, दैट इज अ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग हमारा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप अपने कॉस्ट सेंटर्स को परफॉर्मेंस सेंटर्स में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉफिट सेंटर्स में कन्वर्ट करते हैं। मतलब आप किसी भी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को अगर मेजर करना चाहते हैं तो ट्रांसफर प्राइसिंग प्लेज अ वाइटल रोल। ठीक है, अब इसके थोड़ा सा मैं प्रेजेंटेशन के साथ साथ लेके चलूंगा। ये मैं प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ क्लास से पहले, और साथ साथ जो क्वेश्चन है वो मैं साथ एक्सेल को यूज करूंगा, दैट इज ट्रांसफर प्राइसिंग। अब इसमें बेसिकली इस चैप्टर में या इस एरिया में, इस टॉपिक में हमने क्या कुछ कवर करना है, तो पहले तो हम डिस्कस ये करेंगे व्हाट इज अ ट्रांसफर प्राइस, ये होती क्या है ट्रांसफर प्राइस है। सबसे पहले तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये डिस्कस करेंगे इसके मेन यूजेस क्या है, यानी ये कहाँ पर यूज की जाती है। आफ्टर दिस हम जनरल रूल की तरफ आएंगे और फिर हम ट्रांसफर प्राइसिंग डिफरेंट डिस्कस करेंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस, इम्परफेक्ट मार्केट, नो एक्सटर्नल प्राइस। ठीक है, और ये जो हिस्सा है दैट इज नॉट इन अवर सिलेबस, और ये वाला हिस्सा भी हमारे सिलेबस पे नहीं है, स्लाइड्स में नहीं आएगा आगे, ये यहाँ से मैंने काट दिया। तो सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज अ ट्रांसफर प्राइस। इसकी जरा डिस्कशन करते हैं, ये होती क्या है ट्रांसफर प्राइस। इसकी डेफिनेशन में देखिए, इट इज अ प्राइस एट विच गुड्स और सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ सेम एंटिटी। यानी आपकी एक ही एंटिटी है, उसके वो डिफरेंट यूनिट्स हैं, डिफरेंट डिविजन्स हैं, उन डिविजन्स के दरमियान जो प्राइस तय हुई है, जो तय पाएगी, जिस प्राइस पे वो ट्रांसफर करेगा, उसको हम ट्रांसफर प्राइस करें। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखें, डिवीजन ए एंड बी आर टू सेंटर्स, सेंटर्स को हम डिपार्टमेंट्स भी कहते हैं। डिवीजन ए कैन सेल गुड्स टू एक्सटर्नल मार्केट, यानी जो ए डिपार्टमेंट है वो अपने गुड्स को मार्केट में सेल करता है। हाउएवर इट कैन ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन बी, अलबत्ता ये डिवीजन बी को भी गुड्स सेल कर सकता है विद इन ऑर्गेनाइजेशन। द प्राइस एट विच डिवीजन ए ट्रांसफर सेल्स गुड्स टू डिवीजन बी इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। वो प्राइस जिसमें डिवीजन ए जो है वो गुड्स सेल करेगा या ट्रांसफर करेगा डिवीजन बी को, उसको हम नाम देते हैं ट्रांसफर प्राइस। एक प्राइस वो है जो एक्सटर्नल प्राइस है, मार्केट में आप सेल कर रहे हो। एक प्राइस वो है जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन आप सेल कर रहे हो, उस प्राइस को हम ट्रांसफर प्राइस को कहते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इस एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डिवीजन ए हैज टू सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। फर्स्ट फ्रॉम एक्सटर्नल सेल, यानी डिवीजन ए में हमने पढ़ा था कि वही इट कैन सेल गुड्स टू एक्सटर्नल मार्केट, यानी एक्सटर्नल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं। एंड अदर फ्रॉम इंटरनल सेल रेवेन्यू फ्रॉम डिवीजन बी, यानी कि इसके दो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, एक एक्सटर्नल सेल है, मार्केट में सेल करता है, और दूसरा विद इन ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल सेल करता है, जो कि डिवीजन बी को। ठीक है, अदर फ्रॉम इंटरनल सेल रेवेन्यू फ्रॉम डिवीजन बी, डिवीजन बी से वो रेवेन्यू जनरेट करता है। अब ये बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। अब इसमें इसके जो यूजेस हैं वो क्या है, यानी ट्रांसफर प्राइस कहाँ कहाँ यूज होती है, किन किन सिचुएशन में हम इसको यूज करते हैं, यूजेस ऑफ ट्रांसफर प्राइस। नंबर वन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इवेल्युएशन ऑफ डिविजनल मैनेजर परफॉर्मेंस। अगर आप किसी डिवीजन के मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर करना चाहते हैं, उसके लिए हम ट्रांसफर प्राइसेस को यूज करते हैं टू अचीव द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल गोल है, ओवरऑल गोल कौन सा है कि जी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक कंबाइंड गोल होता है। ठीक है, उस गोल को हम अचीव करने के लिए भी ट्रांसफर प्राइसिंग की कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं।
और 3 टू प्रिजर्व डिविजनल ऑटोनॉमी। डिविजनल ऑटोनॉमी क्या है कि यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग में जो डिपार्टमेंट मैनेजर्स हैं, डिपार्टमेंट मैनेजर्स they are independent to take decision, are independent to make decisions, to make decision। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पिछली एग्जांपल जो पिछली स्लाइड में पढ़ी थी उसको मैं यहाँ लाता हूँ। देखिए अगर हमारी डिवीजन ए है, वो हमने पढ़ा था उसका रेवेन्यू दो जगह से हमारा क्रिएट होता है, एक एक्सटर्नल मार्केट से, यानी एक्सटर्नल मार्केट में वो प्रोडक्ट को सेल करता है, वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है। और सेकंड वो रेवेन्यू जनरेट होता है फ्रॉम डिवीजन बी, तो डिवीजन बी से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, अब ये जो दो मैंने कैलकुलेट किए, डिवीजन एक्सटर्नल मार्केट और डिवीजन बी से जो रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है, अब यहाँ जो मैनेजर है, मैनेजर और डिवीजन ए, अब उसकी ऑटोनॉमी है उसके पास, उसके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि वो डिवीजन बी को सेल करे। अगर उसको ये बेहतर लगता है कि एक्सटर्नल मार्केट पे से वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, तो डिवीजन ए मैनेजर इज टोटली इंडिपेंडेंट टू टेक डिसीजन। और अगर वो ये समझता है कि बी को, मुझे डिवीजन बी को भी सेल करना चाहिए, तो बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि इसी की बेस पर उसकी परफॉर्मेंस को, डिवीजन मैनेजर की परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, अब इसे अगली स्लाइड पे चलेंगे और अब यहाँ से हम रूल्स पढ़ेंगे, जो बेसिक रूल्स है उसको डिस्कस करेंगे हम इसके। अच्छा जी, हाउ कैन सेल इंटरनल, काइंडली एक्सप्लेन। देखिए इंटरनल बिल्कुल सेल होता है, एक्सटर्नल आप सेल किस तरह, इंटरनल कैसे सेल करते हो, जैसे एक डिवीजन है, वो रॉ, एक एक आपकी डिवीजन है वो सिर्फ रॉ मटेरियल बनाती है और रॉ मटेरियल बनाकर वो मार्केट में सेल करती है। डिवीजन बी जो है वो एक प्रोडक्ट बनाती है और उस प्रोडक्ट में एक रॉ मटेरियल वो भी है जो दूसरी डिवीजन बना रही है। ठीक है, तो लिहाजा ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है और इंटरनल सेल भी है। अच्छा, अब आ जाइए जनरल रूल। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया कि ट्रांसफर प्राइस सेट कैसे की जाएगी। देखिए इसमें बेसिक रूल जो है, बेसिक रूल जो है, बेसिक रूल ये समझ लो कि जो नॉर्मल आप अप्लाई करते हो, जनरल। एक होती है मिनिमम प्राइस और एक होती है मैक्सिमम प्राइस। पहले मैं जनरल रूल की डिस्कशन करूंगा। वो कहता है ट्रांसफर प्राइस शुड बी विद इन द लिमिट ऑफ मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस। यानी जो भी ट्रांसफर प्राइस आप सेट करोगे वो आपकी वो प्राइस होगी जो मिनिमम प्राइस से कम नहीं होगी और मैक्सिमम प्राइस से ज्यादा नहीं। ठीक है, उसको हम नाम देंगे ट्रांसफर प्राइस। ये जनरल रूल है। अच्छा, अब आते हैं इसमें मिनिमम प्राइस क्या है और मैक्सिमम प्राइस क्या है। अच्छा, इसका क्वेश्चन अगर पास पेपर में देखें तो अभी तक मुझे नजर नहीं आया इसका पास पेपर, लेकिन इसका थ्योरेटिकली इसका क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, दोनों को सेल कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं। इंटरनल प्राइस कैसे फिक्स होगी उसी की तो हम डिस्कशन कर रहे हैं, यहाँ से शुरू हुई है। और ये एक नहीं है तरीका, कई मेथड है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्राइसेस हम सेटल करते। तो अब ये जरा आगे चलते जाए, फिर आपको ये जो आपका क्वेश्चन है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाए मिनिमम प्राइस क्या है। अभी ये डिसाइड तो हो गया कि प्राइस जो भी होगी वो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान में होगी। अब मिनिमम प्राइस क्या है, द सम ऑफ सप्लाइंग डिवीजन। सप्लाइंग डिवीजन को अब मैं आसानी के लिए आपको सेलिंग डिवीजन कह रही हूँ, वो डिवीजन जो सेल कर रहे हैं। सम ऑफ सेलिंग डिवीजन मार्जिनल कॉस्ट एंड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आइटम ट्रांसफर। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डिवीजन ए एक प्रोडक्ट तैयार कर रहा है जिसकी मार्जिनल कॉस्ट, जिसको वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं, वो 60 रुपीज है।
ठीक है, और ये मार्केट में सेल कर रहा है, मार्केट में सेल कर रहा है, और वहां पर उसका जो प्रॉफिट है वो 15 रुपीज पर यूनिट है, 15 रुपए वो प्रॉफिट अर्न कर। अब यहाँ पर वो मिनिमम प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो डिवीजन ए चूंकि सेलिंग है, अब इसने डिवीजन बी को सेल करना है, तो मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। यहाँ भाई हम ये नहीं कह रहे ट्रांसफर प्राइस, मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए। तो मिनिमम प्राइस का रूल ये है कि जो मार्जिनल कॉस्ट लगी है 60 रुपीज प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ आइटम ट्रांसफर, यानी ये प्रोडक्ट जो डिवीजन ए मार्केट में सेल कर रहा था, अगर बी को सेल करेगा तो ये 15 रुपीज का प्रॉफिट जो है वो उसको लॉस करना पड़ेगा, यानी ये 15 भी वो यहां से रिकवर करेगा। तो इसका मतलब 75 रुपीज शेल बी का मिनिमम प्राइस। ये मेरी अभी मिनिमम प्राइस निकली, ठीक है, अभी मैं ट्रांसफर प्राइस नहीं। उसके बाद आइएगा मैक्सिमम प्राइस। वो लिखता है लोएस्ट मार्केट प्राइस एट विच रिसीविंग डिवीजन कुड परचेज द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सटर्नली, यानी अब यार रिसीविंग डिवीजन डिवीजन बी है, अगर डिवीजन बी यही प्रोडक्ट ए से लेने के बजाय मार्केट से बाय करे तो कितने में कम से कम वो खरीद सकता है, लेस एनी इंटरनल कॉस्ट सेविंग इन पैकेजिंग एंड डिलीवरी। ठीक है, अब देखिए, अब इसको समझाने के लिए मैं ये लेता हूं कि डिवीजन बी है, ये बाइंग डिवीजन। अच्छा, ये कैन बाय मार्केट, कैन बाय फ्रॉम मार्केट एट मार्केट, सॉरी, फ्रॉम मार्केट at minimum price of ₹100। यानी अगर ये मार्केट से खरीदता है तो कम से कम प्राइस इसको ₹100 देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें से चूंकि अगर वो डिवीजन ए से बाय करता है तो उसको कुछ कॉस्ट सेव होगी, यानी उसको डिलीवर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें सेव हो जाएगी, डिवीजन बी को पैकेजिंग कॉस्ट सेव हो जाएगी। फर्ज करें कि ₹5 कॉस्ट सेव हो जाती है, इसमें से जब 5 लेस करूंगा तो ये 95 की अमाउंट आ गई। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस। अब देखिए, मैंने दो प्राइसेस आपके सामने निकाली, एक 75 जो मिनिमम प्राइस है, एक 95 जो मैक्सिमम प्राइस है। ऑलवेज रिमेंबर द जनरल रूल ये कहता है द ट्रांसफर प्राइस शुड बी बिटवीन 75 to 95, यानी इट शुड नॉट बी लेस देन 75, इट शुड नॉट बी मोर देन 90, मोर देन 95। ठीक हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफर प्राइसिंग का। हाँ, अब आएंगे इससे अगली स्लाइड्स पे। पहले एक एग्जांपल, जिसका मैंने एक एग्जांपल यहाँ दी है, एक मैंने स्लाइड पे लिखी है, वो भी समझ लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है जी, ये पूरा है मिनिमम मैक्सिमम प्राइस के पॉइंट से एग्जांपल। डिवीजन एक्स प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एल, ये प्रोड्यूस कर रही है एट अ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ ₹100। तो मैं इसको डिवीजन एक्स को सेलिंग डिवीजन भी कह सकता हूँ। ये वो डिवीजन है जो प्रोडक्ट को सेल कर, दिस इज सेलिंग डिवीजन। प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एल एट अ मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ₹100। If a unit is transferred internally to division Y, ₹25 contribution is foregone ऑन एन एक्सटर्नल सेल। अब वो कहते हैं कि अगर डिवीजन एक्स जो है इंटरनली सेल करता है डिवीजन वाई को, तो उसको ₹25 का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको फोरगोन करना पड़ेगा, यानी लॉस्ट करना पड़ेगा। द आइटम कैन बी परचेज एक्सटर्नली फॉर ₹150, और अगर वो मार्केट से बाय करता है तो 150 में बाय करे। तो मिनिमम प्राइस हमारी क्या हो जी। तो हमने क्या पढ़ा था मिनिमम प्राइस में, सम ऑफ डिवीजन एक्स मार्जिनल प्राइस। ठीक है जी, कि सम ऑफ डिवीजन एक्स मार्जिनल कॉस्ट, कि जो डिवीजन एक्स है उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है।
यानी ये प्रोडक्ट आप कितने में बाय कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 100 रुपीज है, ये 100 आ गई। प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी अगर यही प्रोडक्ट जो डिवीजन एक्स मार्केट में सेल करता है, अगर ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन वाई को सेल कर दे तो उसको 2500 रुपए का प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो ये 125 के अमाउंट आपकी मिनिमम प्राइस है। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस? मैक्सिमम प्राइस इज द लोएस्ट मार्केट प्राइस। अब देखिए जो यहाँ तो एक ही प्राइस दी हुई है 150, इसी को लोएस्ट लेंगे और इसमें कॉस्ट सेविंग माइनस करनी है। इसमें किसी किस्म की कॉस्ट सेविंग नहीं दी तो वो नहीं आएगी। इसका मतलब ट्रांसफर प्राइस, ये मैक्सिमम प्राइस आ गई। जो भी ट्रांसफर प्राइस आप करोगे वो 125 एंड 150 के दरमियान में हो। इट शुड नॉट बी लेस देन 125 एंड मोर देन 150। अच्छा, अब इससे आगे जेन में रखिएगा कि मुख्तलिफ सिचुएशन में ट्रांसफर प्राइस मुख्तलिफ तरीकों से हम कैलकुलेट करते हैं। ये एक तरीके से नहीं निकलती, डिफरेंट सिचुएशन में निकलती है, और वो सिचुएशन अब आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड्स में नजर आएंगे। ठीक है, ओके। ट्रांसफर प्राइस को रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं कर देता हूँ जी आपको, एक मिनट फिर करता हूँ। कॉस्ट सेविंग को भी मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, ट्रांसफर प्राइस बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है आपका परफॉर्मेंस मेजरमेंट का, जिसके थ्रू जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज ट्रांसफर होती है, यानी किसी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, किसी एक डिवीजन से दूसरी डिवीजन में, किसी एक कॉस्ट सेंटर से दूसरे सेंटर में जब ट्रांसफर करते हैं, उस पे जो आप प्राइस चार्ज करोगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम ट्रांसफर प्राइस कहते हैं, यानी इंटरनल सेल कहते हैं। ठीक है। और कॉस्ट सेविंग का जो आप बात कर रहे हैं, जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा है कॉस्ट सेविंग का, वो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप विद इन डिपार्टमेंट एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को सेल करती है, तो यकीनी बात है एज कंपेयर टू द मार्केट, अगर मार्केट से कंपेयर करें तो उसको क्या चीज सेव हो सकती है? उसको पैकेजिंग कॉस्ट सेव हो सकती है कि बस पैक करवाना, जो उसको पैक होके आएगी उस पर कॉस्ट जो हमें पे करनी पड़ती है वो सेव हो जाएगी। नंबर टू, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेव हो सकती है कि अगर यही प्रोडक्ट मैं बाहर से मंगवाता हूँ तो उस पर ट्रांसपोर्टेशन मुझे पे करनी पड़ेगी, वो सेव हो जाती है, उसको हम नाम देते हैं कॉस्ट सेव। ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट भी मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। ठीक है, मिनिमम प्राइस वो प्राइस है जो सेलिंग, अच्छा ये चीज याद रखिए, एक और चीज बता दूं, यहां से आपने क्वेश्चन दोबारा किया तो एक और तरीके से भी बता दूं। मिनिमम प्राइस सेटल की जाती है सेलिंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैक्सिमम प्राइस सेटल की जाती है बाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए जब मैं बात करूंगा मिनिमम प्राइस की, तो आपने ये देखना होता है वो डिवीजन जो सेल कर रही है, जो सेल कर रही है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल आपने इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ी हुई है। कॉस्ट इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट, जब भी कोई आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाएंगे उस पर जो आपकी कॉस्ट लगेगी दैट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि अगर आप इसको मार्केट में सेल करते हैं तो मार्केट से जो आपको कंट्रीब्यूशन मिल सकता था वो आपको लॉस करना पड़ेगा अगर मार्केट में सेल नहीं करेंगे। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉन एज मिनिमम प्राइस। और मैक्सिमम प्राइस अभी मैंने बताया बाइंग डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगे, यानी अगर बाइंग डिवीजन ये कहती है कि अगर हम मार्केट से बाय करें और मिनिमम प्राइस कितनी पे करनी पड़ेगी, उसमें से आपको माइनस करना है वो सेविंग को जो आप इंटरनल ट्रांसफर की वजह से आपकी कॉस्ट सेव हो जाए। ठीक है, ये मिनिमम और मैक्सिमम का हमारा कॉन्सेप्ट है। यस एब्सोल्युटली, आपने जो क्वेश्चन किया है कि किस में अज्यूम कर सकते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो क्वालिटी सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। अगर सेम नहीं होगी, जैसे अभी हमने यूजेज में पढ़ा था कि ऑटोनमस होती है, आपकी जो डिविजनल मैनेजर है वो ऑटोनमस होता है, तो वो अपनी मर्जी से डिसीजन कर सकता है। अगर वो क्वालिटी इंटरनल सही नहीं होगी वो क्यों खरीदे? ठीक है, इसलिए क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। अच्छा जी, आप नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब यहाँ से अब हम मार्जिनल प्राइस, मार्जिनल सॉरी ट्रांसफर प्राइसिंग सेटल करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, और पहली सिचुएशन जो आ रही है
ये हेडिंग शायद आपको नजर ना आए, मैं इसको मिनिमम करके होता, यूज ऑफ मार्केट प्राइस एज ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट है कि मार्केट प्राइस को ही हम ट्रांसफर प्राइस कब यूज करते हैं। देखिए, इफ द एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट फॉर द प्रोडक्ट और सर्विस बीइंग ट्रांसफर्ड, अगर वो प्रोडक्ट जो कि आप इंटरनली ट्रांसफर करना चाह रहे हो उसकी मार्केट एग्जिस्ट करती हो, द आइडियल ट्रांसफर प्राइस विल बी द मार्केट प्राइस। बस यही हल कर दिया। यानी ऐसी प्रोडक्ट जो आप मार्केट में भी सेल कर सकते हो और मार्केट से उसकी प्राइस भी मिल सकती है, तो जब आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन एक डिवीजन दूसरी डिवीजन को सेल करेगी तो बेस्ट प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस ही होगी, आइडियल ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज सुटेबल व्हेन परफेक्ट एक्सटर्नल मार्केट एक्सिस्ट। ये बहुत जरूरी है, एक्सटर्नल मार्केट एग्जिस्ट करना नहीं जरूरी, परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट मार्केट क्या होती है, जहां पर आपकी मार्केट प्राइसेस जो है वो फ्लक्चुएट ना होती हो, और अगर हो भी बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज ना हो। ठीक है, उसको हम परफेक्ट मार्केट कहते हैं फॉर सच प्रोडक्ट और सर्विस। तो इसका मतलब आप इन शॉर्ट में ये कह सकता हूं, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है उसकी परफेक्ट मार्केट एग्जिस्ट करती है, तो उस सूरत में बेस्ट जो प्राइस है वो ट्रांसफर प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस हो, आइडियल ट्रांसफर प्राइस जो है वो आपकी मार्केट प्राइस है। अब ये एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल को मैं एक्सेल में करूंगा आपके सामने। अ कंपनी हैज टू प्रॉफिट सेंटर्स, ए एंड बी। कंपनी के दो प्रॉफिट सेंटर्स हैं, ए और बी। A sells half of its output on the open market। आधी प्रोडक्ट जो है वो ए सेल कर रहा है किसमें, मार्केट में, ओपन मार्केट में, एंड ट्रांसफर्स द अदर हाफ टू बी, और आधी जो है वो बी को सेल कर। कॉस्ट एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू इन अकाउंटिंग पीरियड आर एज फॉलोज, और ये ए और बी डिवीजन का डाटा दिया हुआ है। कंपनी का प्रॉफिट 10,000 है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेटिंग द ट्रांसफर प्राइस एट मार्केट प्राइस। सर गौर से देखते हैं, अगर हम ट्रांसफर प्राइसिंग को यूज ना करें, ए सिर्फ एक्सटर्नल सेल रिकॉर्ड करे, तो ए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 12,000 और रेवेन्यू है 8,000, तो ये लॉस में जा रहे हैं, और बी जो है वो सारा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको ऑटोनोमस करने के लिए और परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हमें यहाँ पर ट्रांसफर प्राइसिंग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं एक्सेल शीट लाता हूँ। देखिए ट्रांसफर प्राइसिंग को, ये एग्जांपल है, ऊपर मैं हेडिंग दूंगा एग्जांपल रिलेटेड टू परफेक्ट मार्केट। अच्छा, अब इसमें दो डिवीजन है, डिवीजन ए और डिवीजन बी। इन दोनों की हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आते हैं सेल्स की तरफ। देखिए वो लिख रहा है ए जो है वो सेल कर रहा है आधी प्रोडक्ट, आधी आउटपुट ओपन मार्केट में और आधी बी को कर रहा है। अब देखिए एक्सटर्नल सेल ए की कितनी है, एक्सटर्नल सेल्स ए की है 8,000, और अभी हमने पढ़ा कि ए आधी मार्केट में सेल कर रहा है। तो अगर 8,000 रुपीज की सेल कर रहा है एक्सटर्नल, तो इंटरनल सेल कितनी होगी, यानी इंटरनल सेल के सामने मैं लिख रहा हूँ टू डिवीजन बी, टू डिवीजन बी। डिवीजन बी को जो सेल करेगा, चूंकि यहाँ पर परफेक्ट मार्केट है और हमने पढ़ा है कि आइडियल ट्रांसफर प्राइस जो है वो मार्केट प्राइस होगी, तो इसका मतलब डिवीजन बी को भी जो सेल करेगा वो 8,000। ठीक है, तो अब यहां से आप देखें तो उसकी टोटल सेल कितनी हो गई, इसको टोटल किया, टोटल सेल आ गई 16,000। और कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखें तो 12,000 है ये डिवीजन ए की, इसमें से 12,000 लेस कर देंगे। अब इसको भी मैं जरा इसी फॉर्मेट पे रखूंगा और इसको टोटल किया, और इसका टोटल भी आ गया 12,000। ये रेवेन्यू है, ये एक्सपेंस है। अब इसको लेस करूंगा तो ये हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा इस डिवीजन का, यानी 16,000
-12,000, 4,000 इज द प्रॉफिट फॉर डिवीजन ए। ये डिवीजन ए का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब डिवीजन बी की तरफ चलते हैं। डिवीजन बी की एक्सटर्नल सेल है 24,000, लेकिन इसकी इंटरनल सेल नहीं, वो तो इंटरनल सेल ए की है, बी की नहीं है। और इसको टोटल किया तो ये टोटल आ गया 24,000। और इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 10,000। ये वो कॉस्ट है जो इसकी अपनी लग रही है, यानी आप ए डिवीजन से लेता है प्रोडक्ट, उसके बाद मजीद कॉस्ट लगाता है, और मजीद लगाने के बाद उसको सेल करता है। तो एक कॉस्ट यहाँ पर इंटरनल कॉस्ट ये होगी, जिसको हम ट्रांसफर कॉस्ट कहते हैं। और ये वो है जो फ्रॉम डिवीजन ए आई। अगर डिवीजन ए ने 8,000 रुपीज में सेल की है प्रोडक्ट बी को, तो वो बी के लिए कॉस्ट बन गई। बी ने वो खरीदी है, वो इसकी कॉस्ट आ गई 18,000। अब इसको टोटल किया तो टोटल कॉस्ट आ गई 18,000, और अब इसका प्रॉफिट आ गया 6,000। यानी अब आप देखिए कि इसमें इस क्वेश्चन में 10,000 का कंपनी का प्रॉफिट था, जो अब भी 10,000 है, लेकिन इस मेथड ने दोनों को अलहदा कर दिया। अलहदा से मतलब क्या है? यानी उसने बता दिया कि इसमें डिवीजन ए का प्रॉफिट कितना है और डिवीजन बी का है। तो बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जो हमें परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए बेस्ट मेथड कंसीडर किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है जी, ये एक एग्जांपल थी रिलेटेड टू परफेक्ट मार्केट। अच्छा, अब मैं दोबारा स्लाइड्स में आता हूं और अगली कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। इंटरनल परफॉर्मेंस कैसे मैयर होगी? ये मैयर तो हो गई है, दोनों जब प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए हैं तो आप इसका मतलब मैयर कर सकते हैं। पहले ये हो रहा था कि सारे का सारा जो प्रॉफिट था वो तो सारा बी ले रहा है। अब देखें यहाँ पर 8,000 तो लॉस में जा रहा है ए, क्योंकि ए जो है वो आपका यानी मार्केट में सिर्फ सेल कर रहा है आधा, तो कॉस्ट पूरी ले रहा है, तो इस वजह से वो लॉस जा रहा है। तो इसी को तो परफॉर्मेंस मेजर कहते हैं कि हर जो कॉस्ट सेंटर है, हर सेंटर जो है प्रॉपर प्रॉफिट सेंटर बन जाए, तो पता लगे कि वो प्रॉफिट अर्न कर भी रहा है या नहीं कर। ओके, 8,000, 8,000 जो है वो ये है जहां से लिया मैंने एक्सटर्नल सेल से, क्योंकि वो लिख रहा है क्वेश्चन में कि ए जो है वो आधी सेल जो है, ए जो है वो हाफ सेल जो कर रहा है वो ओपन मार्केट में कर रहा है। इसका मतलब ये जो एक्सटर्नल सेल की है 8,000, ये हाफ है। तो बाकी हाफ कहाँ गई? बाकी हाफ जो है वो इंटरनल सेल है, और वो इंटरनल सेल मैंने 8,000 की निकाली। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ये सोल्यूशन इधर भी हुआ है, लेकिन बार मैंने एक्सेल पे किया आपके सामने। अच्छा, अब आइएगा एडजस्टेड मार्केट प्राइस। ओके, अब देखें ये तो अभी हमने पढ़ा था कि जहां परफेक्ट मार्केट हो वहां पर हम उसको यूज करते हैं। लेकिन अगर मार्केट प्राइस जो है उसमें अगर हम यूज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि मैनेजर्स उस बात पर एग्री हो जाएं कि हम मार्केट प्राइस पे सेल करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो अभी हमने एग्जांपल की है, यहाँ पर डिवीजन ए जो है वो कहता है जी कि 8,000 पे मैं मार्केट में सेल कर रहा हूँ, इतनी क्वांटिटी आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको भी 8,000 में सेल करूंगा। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि दोनों मैनेजर इंडिपेंडेंट है, और डिवीजन बी वाला कहता है कि मैं आपसे क्यों लूं, मैं अगर यही चीज मार्केट से लूं तो शायद मुझे सस्ती पड़ जाए, तो मैं आपसे क्यों लूं। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए हम कुछ प्राइस को समटाइम एडजस्ट कहते हैं। इसको कहते हैं एडजस्टेड मार्केट प्राइस, यानी एग्जैक्ट वही मार्केट प्राइस यूज नहीं करेंगे जो मार्केट में चल रही है, बल्कि इसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, मतलब आप जरा देखते हैं, नॉर्मल इंटरनल ट्रांसफर प्राइस इज लोअर देन मार्केट प्राइस। आमतौर पे जो इंटरनली आप ट्रांसफर करते हो ना प्राइस, वो मार्केट प्राइस से कुछ कम होती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि बहुत कुछ सेविंग्स होती है। कौन सी सेविंग? मतलब पैकेजिंग कॉस्ट सेव होती है। मतलब बाहर से अगर मैं खरीद के लाता हूँ तो पैक करना पड़ेगा, उस पर जो कॉस्ट आएगी वो मुझे बेयर करनी पड़ेगी, ये सेविंग हो जाएगी। लेस चांसेस ऑफ बैड डेट्स रिकवरी, अगर मैं मार्केट में सेल करता हूँ वहां से जो मुझे चांसेस है बैड डेट्स के, अगर पेमेंट ना मिली तो बैड डेट के चांसेस है, विद इन कंपनी ये नहीं होगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सेव हो सकती है, अगर मैं मार्केट से खरीदता हूँ तो मार्केट से ये सेव हो सकती है। ठीक है,
अगर सेलिंग डिवीजन वाला मैनेजर जो है वो 100 रुपीज में सेल कर रहा है मार्केट में, लेकिन उसको ये पता है कि अगर मैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन सेल करूं तो इसमें कुछ सेविंग हो जाती है कॉस्ट की, यानी मुझे मार्केट में से खरीदूंगा तो पैकेजिंग कॉस्ट कम पे करनी पड़ेगी, वो सेव हो जाएगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सेव हो जाएगी। अब फर्ज करें 3 रुपए कॉस्ट सेव हो रही है, तो इसका मतलब वो 97 प्राइस पे भी उसको सेल कर सकता है, क्योंकि इंटरनल सेल्स 97, एक्सटर्नल सेल 100 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि 100 की आप सेल करेंगे तो 3 रुपए एक्सपेंस भी करना है, तो आप उसी को डायरेक्ट लेस कर देते हैं, वो एडजस्टेड मार्केट प्राइस कहलाती है। ठीक है, इवन बाइंग डिविजन्स मे आर्ग्यू दैट डिस्काउंट्स may be available in the market in case of bulk discount, bulk purchase। हाँ, ये से बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अब जो बाइंग डिवीजन है उसका मैनेजर ये आर्गुमेंट कर सकता है आपसे कि मैं आपसे जो क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ वो ज्यादा क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ, तो लिहाजा आप मुझे उसके अगेंस्ट डिस्काउंट भी दें, क्योंकि मार्केट में बल्क डिस्काउंट मौजूद है। तो ये कड़ी बात है, अब इसका मतलब डिस्काउंट की वजह से प्राइस को मजीद एडजस्ट करना पड़ेगा, ये भी एडजस्टेड मार्केट प्राइस का हिस्सा है। हो सकता है कि मैं 97 से इसको 96 पर ले आऊं। Hence, in practice, under market price method of transfer pricing, the realistic price shall be lower than market price। तो असल में जो ये मार्केट प्राइस मेथड है ट्रांसफर प्राइसिंग का, इसमें जो सबसे रियलिस्टिक मेथड यानी प्राइस होगी वो नॉर्मली मार्केट प्राइस से थोड़ी सी कम प्राइस है, इसको कहते हैं एडजस्टेड मार्केट प्राइस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये वही एग्जांपल है लेकिन ये डिस्काउंटेड मार्केट प्राइस के, पहले पढ़ लें उसके बाद मैं इसको एक्सेल में लेके जाता हूँ। A company has two profit centers A and B. A sells half of its output on the open market, same वही चीज, and transfer the other half to B. The external market price is ₹8 per unit। अच्छा, मार्केट में सेल करता है तो 8 रुपए पर यूनिट सेल करेगा। However, due to saving in packaging and transportation, Division A agrees to sell at a price of ₹7 per unit। लेकिन दूसरी तरफ डिवीजन ए जो है वो एग्री है इस बात पे कि मैं आपको 7 रुपए में सेल कर सकता हूँ पर यूनिट। कॉस्ट एंड एक्सटर्नल रेवेन्यू एंड अकाउंटिंग पीरियड आर एज एट। अच्छा, अब यहाँ से ये वही डाटा है, ऑलमोस्ट सेम है, और प्रॉफिट भी देखो सेम आ रहा है 10,000। अब जब एडजस्टेड मार्केट प्राइस में जाता हूं, इसी को मैं लाता हूं रिलेटेड टू एडजस्टेड मार्केट प्राइस, स्लाइड नंबर 10। इसके एग्जांपल स्लाइड नंबर 10 पे है, और पिछली वाले की भी मैं आपको बता देता हूँ, ये स्लाइड नंबर 7 पे। अच्छा जी, अब इसी को करते हैं। ये मैं पहले कॉपी करके सारा डाटा खत्म करूंगा और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे दोबारा से, पहले उसी तरह। देखिए जी, एक्सटर्नल सेल क्या है? एक्सटर्नल सेल 8,000 है, और यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि यूनिट्स निकाल दो तो आराम से निकाल लूंगा यूनिट्स। यानी 8,000 रुपीज में सेल कर रहा हूँ, 8 रुपए प्राइस है, इसका तो 1000 यूनिट में सेल कर रहा हूँ मार्केट में, और मार्केट में सेल प्राइस है 8,000। लेकिन इंटरनल सेल आप किस पे करोगे? एडजस्टेड मार्केट प्राइस है 7 पर यूनिट। अब आधे यूनिट जो है वो 1,000 बनते हैं ना, तो आधे ही उसको सेल करोगे। यदि 1,000 यूनिट आप मार्केट में सेल कर रहे हो और 1,000 यूनिट ही आप सेल करोगे डिवीजन बी को, और डिवीजन बी को जब सेल करोगे तो 7 रुपीज प्राइस लगेगी, एडजस्टेड प्राइस ये जो दी हुई है 7। इसका मतलब डिवीजन बी को 7 करो सेल करोगे आप 7,000। ठीक है, अब इसका आ गया रेवेन्यू 15,000 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी 12,000 है, वो तो वही रहेगी, और इसकी इंटरनल कॉस्ट कोई नहीं है, इसका प्रॉफिट आ गया 3,000। अब डिवीजन बी की तरफ देखिए, डिवीजन बी की एक्सटर्नल सेल है 24,000, इसकी इंटरनल सेल कोई नहीं होगी। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है 10,000 और इसकी ट्रांसफर कॉस्ट आएगी
7 पर यूनिट जो उसे सेल की है, 7,000 जो है वो इसकी ट्रांसफर प्राइस आ गई, अब इसका प्रॉफिट आ गया 7,000। ठीक है, दिस इज एडजस्टेड मार्केट प्राइस। सिर्फ आपने बाकी मैकेनिज्म हर एग्जांपल में सेम नजर आएगा, सिर्फ ये चीज चेंज करनी है, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ट्रांसफर प्राइस जब चेंज करूंगा तो एक कंपनी की सेल और दूसरे की कॉस्ट जो है वो चेंज होगी, बाकी मैकेनिज्म आपका सेम होगा। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं होगा। ओके, अब आपका जरा क्वेश्चन देख लो जरा, एक मिनट मुझे दीजिए। हाफ यूनिट सोल्ड टू एक्सटर्नल मार्केट अंडर डिवीजन रिपीट करते हैं। देखिए हाफ उसने क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन में देखो हाफ ही दिए हुए हैं। वो लिख रहा है कि आधे यूनिट आप सेल करोगे ओपन मार्केट में, आधे सेल करोगे बी में। अब ये जो ओपन मार्केट में आप सेल कर रहे हो 8,000 रुपए में, तो कितने यूनिट बने? अगर 8 रुपए पे सेल करोगे, एक यूनिट 8 रुपए में सेल करोगे और 8,000 आपकी सेल है, तो इसका मतलब 1,000 यूनिट आप सेल कर रहे हो। ठीक है, वो हाफ यूनिट है, तो 1,000 ही आप सेल करोगे फिर डिवीजन बी को। 7,000 कैसे आया? मैंने अभी बताया ना, 1,000 यूनिट आप डिवीजन बी को सेल करोगे और डिवीजन बी को जो सेल करोगे वो ₹7 प्राइस पे होगा। ठीक है, तो 1,000 इंटू 7 आएगा। एक हजार का हाफ 500 नहीं होता। 1,000 नहीं, आप फिर वही गलती कर रहे हो। ये तो 1,000 का हाफ 500 ही होता है, लेकिन ये कह रहा है कि आपने हाफ जो सेल की है वो ए को किया, और ए को कितने सेल किए? ए को सेल किए 1,000, तो इसका मतलब वो हाफ है। आप लॉजिक समझो। अब मैं आपको इस तरह समझाऊं, अगर इस तरह कहूँ जनरल सी बात है। आप, हमारे पास कुछ यूनिट है, छोड़ दें कितने यूनिट। ठीक है, मैं कहता हूँ कि आपके पास जितने यूनिट है वो आधे हैं। ठीक है, अब आपके पास कितने यूनिट है वो कैलकुलेट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी 5 यूनिट आपके पास है, तो इसका मतलब है वो 5 यूनिट आधे हैं। तो फिर 5 यूनिट आपके पास है तो 5 मेरे पास है। ठीक है, तो ये चीज, ये वर्डिंग को फॉलो करो ना, वर्डिंग को फॉलो नहीं करो। ठीक है, दूसरा ये है कि आप, जैसे एक स्टूडेंट ने कहा जी कि मुझे क्लास में समझ आती है उसके बाद भूल जाता हूँ, तो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा इंशाल्लाह। ये इसी तरह ही होता है। ठीक, अच्छा, अब बताएं क्या चीज समझ नहीं आ रही? जो नहीं समझ आ रही वो बताऊंगा। ठीक है, ओके, अब आगे चलिएगा नेक्स्ट स्लाइड में। ये वही जो अभी हमने सॉल्व किया, 3,000 और 7,000। अच्छा, अब आइएगा नेक्स्ट में, वेयर मार्केट ऑफ प्रोडक्ट एग्जिस्ट बट मार्केट इज इम्परफेक्ट। यानी अब आ जाए इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट मार्केट में आप ट्रांसफर प्राइस कैसे रखेंगे? व्हाट इज इम्परफेक्ट मार्केट? ऐसी मार्केट जिसमें मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो आपकी मतलब फिक्स नहीं होती, वेरिएबल नेचर की होती है, चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएशन ज्यादा होती है, वेरिएबिलिटी ज्यादा होती है, उसको हम इम्परफेक्ट मार्केट कहते हैं। सेकेंडली, वहां पर जरूरी नहीं होता कि प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं वो सेम हो, थोड़ा सा इसके अंदर फर्क भी हो सकता है। यानी जिसको हम अक्सर कहते हैं कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स नहीं होती, यूनिफॉर्म नहीं है। When market or product exists but market is imperfect, मार्केट है लेकिन इम्परफेक्ट। अब जब इम्परफेक्ट है तो मार्केट से मुझे कई प्राइसेस मिले, तो फिर मार्केट बेस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट रिलाई ऑन मार्केट बेस्ड मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। तो हम मार्केट बेस पर तब रिलाई कर ही नहीं सकते। अब सवाल ये है, अगर मैं मार्केट से प्राइस लेता हूँ, हो सकता है ₹100 से लेकर ₹125 तक प्राइस है मार्केट में। आप बताएं मैं कौन सी प्राइस लूं? ये तो एक, और इसमें सेवरल प्राइसेस हैं, सेवरल प्राइसेस, सो हम इस पर रिलाई नहीं कर सकते। So the reason is that there will not be a suitable price upon which the base to base the transfer price.
कोई भी ऐसी प्राइस सूटेबल नहीं होगी जिस पर हम ट्रांसफर प्राइस को बेस कर सकें। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? अंडर दीज सर्कमस्टांसेस बेस्ट मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज कॉस्ट बेस्ड। अब मैं कॉस्ट बेस्ड जाऊंगा रादर देन मार्केट। अब मैं मार्केट बेस्ड की बजाय कॉस्ट बेस्ड जाऊंगा। अब मैं इसको सम अप करता हूं दो चीजों। देखें, अगर मार्केट आपकी परफेक्ट होगी तो बेस्ट ट्रांसफर प्राइस जो है या आइडियल ट्रांसफर प्राइस मार्केट प्राइस है, जो कि एडजस्टेड भी हो सकती है। ठीक है, मार्केट प्राइस मेथड में ही एडजस्टेड आता है। और अगर मार्केट इम्परफेक्ट है तो फिर कॉस्ट बेस आप मेथड्स यूज करो, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट बेस्ड मेथड। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कॉस्ट कैन बी डिटरमिन्ड एज वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट। कॉस्ट पे आप सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट भी ले सकते हो, वेरिएबल प्लस फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट भी ले सकते हो, और फुल कॉस्ट भी ले सकते हो। फुल कॉस्ट का मतलब है इंक्लूडिंग नॉन प्रोडक्शन। ये अब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है, तो ये हिस्सा जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत है। इसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस। एक ये ट्रांसफर प्राइस है और एक ये जो अभी पढ़ने है कॉस्ट बेस। अब इस एग्जांपल में, अगले एग्जांपल में देखते हैं ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन फुल कॉस्ट। ये फुल कॉस्ट पे वो हमें कह रहा है कि फुल कॉस्ट। अच्छा, वो लिखते हैं जी कि ABC Limited has two profit centers, A and B. Division A can sell 600 units to Division B, whereas 400 units to external market. ये देखिए, अब यहाँ पे यूनिट क्लियर नहीं है। डिवीजन ए जो है 400 यूनिट एक्सटर्नल मार्केट में सेल कर सकते हैं और 600 यूनिट डिवीजन बी में सेल कर सकते हैं। कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन एन अकाउंटिंग पीरियड आर एज फॉलोज। अब ये एक्सटर्नल सेल दी हुई है ए की 16,000, और ये 16,000 कितने यूनिट की है? ये 400। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 26,000, और बी की जो एक्सटर्नल सेल है वो 48,000 है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी 20,000 है, और 18,000 का प्रॉफिट है। नीचे लिखता है डिवीजन ए कॉस्ट इंक्लूडेड 2,000, डिवीजन बी कॉस्ट इंक्लूडेड 8,000 फिक्स कॉस्ट। देखिए, फिक्स कॉस्ट जो है इसको हम एक्सक्लूड करते हैं, इसको नहीं लेते। फुल कॉस्ट का यहाँ पर मतलब वेरिएबल कॉस्ट वो होती है, लेकिन प्रोडक्शन एज वेल एज नॉन प्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हम एक्सक्लूड करते हैं उसमें से। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे इस मैथड। एक्सेल शीट में आते हैं। एग्जाम्पल रिलेटेड टू imperfect market, स्लाइड नंबर 13। इसी तरह हम ये फॉर्मेट उसी तरह लाते हैं। अगेन पहले सारा डाटा खत्म कीजिएगा यहाँ से, ताकि नए सिरे से आप डाटा एंटर करें। अब देखें एक्सटर्नल सेल कितनी है। एक्सटर्नल सेल है दी हुई है 16,000 यूनिट, 16,000, और ये 400 यूनिट की है। अब मुझे इंटरनल सेल चाहिए। इंटरनल सेल के लिए मुझे क्या करना है? फुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे जाना। इसकी वर्किंग देखिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है मेरे पास 26,000, 26,000। ठीक है जी, और इसमें देखो इसमें फिक्स कॉस्ट जो है इंक्लूडेड का वर्ड है, इसमें शामिल है 2,000, उसको लेस कर दो। ये 2,000 लेस किया तो ये मेरे पास रिमेनिंग कॉस्ट जो आ गई वो आ गई 24,000। अब ये 24,000 कॉस्ट कितने यूनिट की कॉस्ट है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए डिवीजन ए कितने यूनिट बना रहा है,
वो कह रहा है डिवीजन ए 600 यूनिट सेल कर रहा है बी को और 400 यूनिट एक्सटर्नल मार्केट को, इसका मतलब 1000 यूनिट बना रहा है। तो ये जो कॉस्ट है ये 1000 यूनिट की है। तो यूनिट्स आपने जो प्रोड्यूस किए हैं इस डिवीजन में वो 1000। यहां से मैं जब डिवाइड करूंगा वो यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और ये यू ट्रांसफर प्राइस होगी डिवाइड बाय 1। ये जो यूनिट कॉस्ट मैंने निकाली है दिस इज आल्सो नॉट एज ट्रांसफर प्राइस। 24 रुपए मेरी ट्रांसफर प्राइस आ जाएगी। ये अच्छा, अब आप यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी देखते हैं। देखो आप कितने सेल कर रहे हो डिवीजन बी को, 600 यूनिट आप सेल कर रहे हो, ठीक है जी, 600 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, 600 यूनिट सेल कर रहे हो और एक यूनिट की ट्रांसफर प्राइस जो है वो 24 है। ये 14,400 मेरी इंटरनल सेल्स आ गई। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ आते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 26,000, वो यहाँ लीजिएगा और यहाँ पर ट्रांसफर कॉस्ट इसकी कोई नहीं होगी, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट आ गया 4400। डिवीजन बी की एक्सटर्नल सेल है 48,000, डिवीजन बी की एक्सटर्नल सेल है 48,000 और डिवीजन बी की इंटरनल सेल जो है वो नहीं है, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है इंटरनल, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो 20,000 है और प्लस ये जो कॉस्ट है 14,400 वो आपकी इंटरनल कॉस्ट आ गई। इसका प्रॉफिट आ गया 13,600, ठीक है। दिस वन द आंसर जो ये आपके सामने भी नजर आएगा स्लाइड। तो मैकेनिज्म मैंने पहले भी बताया सेम होगा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वो जो ट्रांसफर प्राइस की अमाउंट है वो आपने सिर्फ चेंज करनी है, इसके अलावा और कुछ भी चेंज नहीं करना, ठीक है। ओके यस जी बिल्कुल अमीर पे याद है। अब आपने ठीक कहा कि आधे यूनिट यानी वह जो है वो डिवीजन ए के पास है, आधे आपके पास है, आधे जो है दूसरी डिवीजन को सेल कर। अच्छा जी 100 और 150 ये मुझे नहीं मालूम आपने क्यों लिखा। इम्परफेक्ट मार्केट मीन मोनोपोली सिचुएशन, ठीक है। मोनोपोली और चीज होती है और ये और चीज होती है। मोनोपोली वहां होती है जहां पर आपकी आपके पास इतनी पावर हो कि आप जो मर्जी मार्केट में प्राइस रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मार्केट प्राइस सेटलिंग की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट परफेक्ट हो तब भी तो कॉस्ट बेस्ड प्राइस सेटल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि मार्केट प्राइस बेस्ड शेल बी द बेस्ट प्लेस। लेकिन अभी हमने मिनिमम और मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप उसके मुताबिक आप डिसाइड करते हो। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके अंदर आप किसी चीज को कंफर्म नहीं कर सकते। एंड में जाऊंगा तो मैं आपको एक लफ्ज बताऊंगा, उसके मुताबिक हम फिर फाइनल फैसला करते हैं, ठीक है। So as we know that there is no perfect market exists anywhere in its ideal situation, how this assumption can be applied in real world for cost price determination। देखिए परफेक्ट मार्केट आज भी दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आप ये नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं करती, आप बिल्कुल करती है और वहां पर ये अप्लाई की जा सकती है, ठीक है। जहां पर आपकी स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट आपकी सेल होती है। अच्छा 14,400 कैसे आया, ये मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूँ 14,400। अच्छा जी थ्योरी 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 बाकी जो थोड़ी सी रह गई मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह, परेशान ना हो। ईद के ईद के दिनों में मैं ये छुट्टियां हो जाए फिर मैं देता हूँ, क्योंकि जरा रमजान में आखिरी जो में खास तौर पर टाइम का इशू होता है। अब देखो ये 24,000 आया, 24 प्राइस आई, इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ। ये 14,400 कैसे आया, देखिए आप सेल कर रहे हो यूनिट्स टू डिवीजन बी, कितने यूनिट सेल कर रहे हैं 600, ठीक है जी। और अब आप क्या करोगे, इस 600 को मल्टीप्लाई कर दोगे 24 ट्रांसफर प्राइस आई है उससे, यानी ये 600 इंटू 24, इसकी वर्किंग मैंने साइट पे शो कर दी है, ये 14,400 की अमाउंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें, ठीक है, वो भी बता देंगे इंशाल्लाह। फिक्स कॉस्ट को एडजस्ट नहीं किया, देखें फिक्स कॉस्ट को सिर्फ ट्रांसफर प्राइस में एडजस्ट करते हैं, वैसे एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। सीवीपी मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेबस का पार्ट है या नहीं है, क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर, लेकिन आप कर लो बेहतर है, उसको तो मसला मैंने करवा दिया हुआ है।
अच्छा जी, आगे आइएगा। नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक तो हम आगे। अब आइएगा ट्रांसफर प्राइस बेस्ड ऑन मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट पे अब हम इसको बेस करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट, suppose company has two divisions, A and B. Division A sell goods to customer, external customer, as well as to internal division B. A variable cost of production of division A and B per unit is 20 and 18 respectively. Total units sold by division A 1000, of which 600 units to division B. वही हो गया, यानी 1000 टोटल सेल कर रहे हैं, जिसमें 600 यूनिट जो है वो डिवीजन बी को है, तो ऑब्वियसली 400 यूनिट्स वो सेल कर रहा है एक्सटर्नल मार्केट। एक्सटर्नल मार्केट मोर और लेस सेम डाटा है, सिर्फ इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट में आपने वो लगाना है मार्जिनल कॉस्ट, बस और कुछ भी नहीं है। वहां तो आपने कैलकुलेट किया था ना 24, यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये स्लाइड नंबर 16 है इनपरफेक्ट ही, लेकिन स्लाइड नंबर 16 में लिख देता हूं, उसी में ये दूसरा सिचुएशन आ रही है। ये लीजिएगा, सारा उसकी कॉपी किया। पहले इसको खत्म करेंगे एज यूजुअल। अच्छा जी, एक्सटर्नल सेल कितनी है? आप देखिएगा कि डिवीजन ए की एक्सटर्नल सेल जो है वो हमारी 16,000 रुपीज है। 16,000 रुपीज एक्सटर्नल सेल है। अच्छा, अब इंटरनल सेल में आते हैं, और वो गिवन है। देखिए, इंटरनल सेल मार्जिनल कॉस्ट पे है, और डिवीजन ए की मार्जिनल कॉस्ट जो है वो 20 रुपीज है। मार्जिनल कॉस्ट 20 रुपीज है, तो जिसका मतलब ट्रांसफर प्राइस यहाँ 20 होगी। और ये ट्रांसफर प्राइस कैसे निकालोगे? इंटरनल सेल, इसकी वर्किंग में यही शो कर देता हूँ। यानी टोटल 600 यूनिट आप सेल कर रहे हो, और एक यूनिट जो है उसके लिए ट्रांसफर प्राइस हम मार्जिनल कॉस्ट लेंगे 20। तो 600 इंटू 20, ये बन जाएगा 12,000। ये 12,000 आपके इंटरनल सेल्स आ जाए। ठीक है जी, नेक्स्ट आइएगा। इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 23,000, और इंटरनल कोई नहीं है, तो ये 5,000 प्रॉफिट आ गया। डिवीजन पे की एक्सटर्नल सेल जो है वो 40,000 रुपीज है। इंटरनल सेल इसकी कोई नहीं है, और अलबत्ता इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपकी 20,000 रुपीज है। और इंटरनल सेल जो है वो आपकी, इंटरनल कॉस्ट जो है वो 12,000 है। इसका प्रॉफिट आ गया 8,000, और इसका प्रॉफिट आ गया 5,000। ठीक है, ये मार्जिनल कॉस्ट पे है, वो फुल कॉस्ट पे है, इसमें फर्क ये है, और इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है जी, 5,000 और 8,000। ओके, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर क्यों किया? इसलिए कि फुल कॉस्ट में यहाँ पर बेसिकली थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। एक मिनट, तो डाटा में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ वर्डिंग में। जी सर, ये जो मैंने लिखा ना, ये ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है, ये फुल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, इसको ट्रेक कर देता हूँ, आपका भी कंफ्यूज है। फिक्स कॉस्ट अगर होगा तो वो आएगा, वो पोर्शन आएगा, और वो लेस नहीं करेंगे अगर सिर्फ फिक्स कॉस्ट। ये फुल वेरिएबल कॉस्ट है, मैंने कैलकुलेट किया। अच्छा, उसके बाद आपका क्वेश्चन था पीओक्यू में अगर एनुअल डिमांड हमें गिवन ना हो तो क्या करना है? समर 15 में क्यों आया है ऐसे? उसमें डिमांड क्या लेंगे? समर 15 लीड टाइम सर्टन भी बता दें एग्जाम्पल से। देखिए, लीड टाइम सर्टन का तो मैं पहले ही बता देता हूँ। सर्टन का मकसद सिंपल ये होता है कि आपने जो प्रेडिक्ट किया है कि इतने टाइम में आ जाएगा, उतने ही टाइम में आपको प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है, ना उससे कम टाइम लग रहा है, ना उससे ज्यादा लग रहा है।
बाकी ये समर 15 वाला क्वेश्चन जो आपने किया है इसमें देखता हूँ मैं समर 15 का पेपर यहाँ नहीं है मेरे पास। अब वो होगा तो आप मुझे देखना पड़ेगा कहाँ से आपने लिया, वहां से देखना पड़ेगा, पर इस वक्त नहीं है मेरे पास। और एनुअल डिमांड नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। एनुअल डिमांड होगी, नहीं होगी तो आपको कैलकुलेट करना होगा, वर्डिंग में कहीं ना कहीं दी होगी। ये पॉसिबल नहीं है कि एनुअल डिमांड ना हो, क्योंकि एनुअल डिमांड ही ना हो तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। आज मेरे पास इस वक्त डाउनलोडेड भी नहीं है समर 15, इसको बाद में जब आपके पास होगा शेयर कर दीजिएगा, मैं इसको डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब अगला स्लाइड आइएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम भी जरा थोड़ा सा आज 28 मिनट रह गए, और अभी 13 स्लाइड्स होंगी, टोटल 25 है, और मैं चाह रहा हूँ कि आज इसको हम मुकम्मल करें ट्रांसफर प्राइस के। अच्छा, ये हो गया था एक्सटर्नल मार्केट मार्च होगा। अब आइएगा, अब आ जाए एक नई सिचुएशन में जहां पर एक्सटर्नल मार्केट एक्सिस्ट ही नहीं कर, यानी आप जो चीज प्रोडक्ट बना रहे हो वो असल में प्रोडक्ट नहीं है, वो सेमी प्रोडक्ट होती है, जैसा सेमी फिनिश प्रोडक्ट होती है, वो आप बाय करते हो और फिर उसके बाद फिर आप मैन्युफैक्चर करते हो। ठीक है, तो यानी इसकी वैसे मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही ऐसी आइटम्स में, फिर हम क्या करें? तो कहता है वेयर देयर इज नो एक्सटर्नल मार्केट फॉर द आइटम बीइंग ट्रांसफर्ड, द ट्रांसफर प्राइसिंग शुड बी ग्रेटर देन, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफर प्राइसिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द वेरिएबल कॉस्ट इन द सप्लाइंग डिवीजन but less than or equal to the net marginal revenue in the receiving division। ये दोनों लफ्ज को गौर से देखिएगा। वो कहता है ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें भी जरा कॉन्सेप्ट मिनिमम और मैक्सिमम का वो बता रहा है। वो कह रहा है ट्रांसफर प्राइसिंग शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब ये मिनिमम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी मिनिमम प्राइस क्या होगी, और आगे जो यहाँ लिख रहा है बट लेस देन और इक्वल टू, यानी इससे जो ये लिमिट आएगी उससे कम होगा या उसके इक्वल होगा, इसको हम मैक्सिमम प्राइस का नाम देंगे। अब मिनिमम प्राइस क्या है, देखिए वो कहता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग डिवीजन, जितनी आपकी सप्लाइंग डिवीजन है जो सेल कर रहा है उसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपकी आएगी मैक्सिमम सॉरी मिनिमम प्राइस। और मैक्सिमम प्राइस क्या है, नेट मार्जिनल रेवेन्यू इन द रिसीविंग डिवीजन, जो आपकी रिसीविंग डिवीजन है, रिसीविंग डिवीजन जो सेल कर रहा है वो मार्केट में सेल करके नेट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है उसको हम नेट मार्जिन रेवेन्यू का नाम देंगे। ठीक है जी, नेट का मतलब है कि कितनी कॉस्ट लगाकर कितने में सेल कर रहा है वो नेट होगा। जरा इस एग्जांपल को जरा देखते हैं, अगली पेज पे आएगी, अगली स्लाइड पे। ये वर्डिंग जरा थोड़ी सी ट्रिकी है। सपोज डिवीजन एक्स ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन वाई, आपके पास एक डिवीजन एक्स है और डिवीजन वाई है, और डिवीजन एक्स जो है वो गुड्स सेल कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है डिवीजन वाई को। गुड्स हैव नो एक्सटर्नल मार्केट, ये लफ्ज आ गया। However, the marginal cost of division X is ₹16 per unit। जो मार्जिनल कॉस्ट है डिवीजन X की वो 16 रुपए पर यूनिट, 16 रुपीज पर यूनिट। From division X point of view, the goods can be transferred to division Y at ₹16 or more। जबकि डिवीजन Y के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन Y 16 और मोर। अच्छा, आप देखें ये जो एग्जांपल है इसमें लिखा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है डिवीजन X की 16 है। अभी हमने पढ़ा था ट्रांसफर प्राइस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट, तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 16। इसका मतलब ये 16 जो है ये मिनिमम प्राइस है, यानी आप इसको 16 रुपीज या उससे सेल ज्यादा पे सेल कर सकते हैं और मोर। उसके बाद नेक्स्ट, however from division Y point of view the transfer pricing should not exceed the net margin generated from external sale। ये हमारा भी हमने पढ़ा था, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस। अब पिछली स्लाइड पे हम मिनिमम प्राइस निकाल चुके हैं, मिनिमम प्राइस हमारी है ₹16।
अब इसी को वो कहते हैं कंटिन्यूइंग इलिस्ट्रेशन। वी अज्यूम दैट मैनेजर ऑफ डिवीजन एक्स इंटेंड टू ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन वाई एट ₹18 पर यूनिट। अच्छा, डिवीजन एक्स जो है वो डिवीजन वाई को गुड्स ₹18 में ट्रांसफर करना चाहती है अगेंस्ट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹16 पर यूनिट। यानी उसकी अपनी कॉस्ट 16 लग रही है डिवीजन एक्स की। वो कहते हैं जी कि हम डिवीजन वाई को ये 18 में देने को तैयार। ठीक है, फर्दर अज्यूम डिवीजन वाई ऑन कॉस्ट इज 5 पर यूनिट। ये बड़ी अहम कॉस्ट है जिसको अभी हम लूंगे। अब वही गुड्स जब इसके पास आएंगी डिवीजन वाई के पास, ये ₹5 उस पर मजीद कॉस्ट लगाएगा और दस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूडिंग ट्रांसफर कॉस्ट विल बी 23। देखिए कैसे 23, 18 में उसने ट्रांसफर किया, 5 इसकी अपनी कॉस्ट लगी और 23 इसकी प्राइस और उसकी कॉस्ट हो गई। इफ द एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस ऑफ डिवीजन वाई इज 27, ये उसकी एक्सटर्नल सेल प्राइस है। यानी डिवीजन वाई जो है मार्केट में सेल करता है 27। यहां से मैंने मिनिमम मैक्सिमम प्राइस निकालनी ये, और मैक्सिमम प्राइस क्या थी, इज इक्वल टू नेट मार्जिन रेवेन्यू जनरेटेड, नेट रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम एक्सटर्नल मार्केट, ये लिखा हुआ है। अब नेट रेवेन्यू कितना जनरेट कर रहे हैं, देखें ये मार्केट में सेल कर रहा है 27 का, और लेकिन 27 को सेल करने से पहले इसकी अपनी कॉस्ट कितनी लगी है डिवीजन की, 5, तो दैट इज इक्वल टू 22। दिस इज द मैक्सिमम प्राइस, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस। पिछली स्लाइड में दोबारा आइएगा, मिनिमम प्राइस हमने निकाली थी ₹16, और इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि मैक्सिमम प्राइस आ रही है 22। सो as the transfer revenue is greater than transfer price of 18, therefore the division view manager shall not accept the price। यानी 18 प्राइस वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब सिंपल सी बात है कि उसको प्राइस वो लेनी चाहिए जो उससे, देखिए हमने पढ़ा था कि प्राइस वो होनी चाहिए जो इससे ज्यादा हो। ठीक है, अब यहाँ नहीं है तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो इस एग्जाम्पल को यहाँ से जरा क्लैरिटी दूंगा मैं इस एग्जाम्पल से, जरा आइएगा। Motivate has two profit centers, P and Q. P transfer all its output to Q. The variable cost of output from P is ₹5 per unit and fixed cost are 1200 a month. ठीक है, additional processing cost in Q are ₹4 per unit, 4 per unit for variable cost plus fixed cost ₹800 per month। ठीक है, ये सारी आपका डाटा की। एट द आउटपुट ऑफ Q सेल्स फॉर ₹15 पर यूनिट, Q उसको सेल करता है 15। डिटरमिन द रेंज ऑफ प्राइसेस फ्रॉम व्हिच ट्रांसफर प्राइस शुड बी सेलेक्टेड, assuming that no external market exists of product at the time of transfer from product P to Q। पहले इतने हिस्से को समझो। वो कह रहा है रेंज ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट कर। इसमें जैसे अभी हमने पढ़ा था, एक मिनिमम प्राइस निकलेगी, एक हमने मैक्सिमम प्राइस निकलेगी। ये आप पिछली स्लाइड से देख सकते हैं। एक मिनिमम प्राइस होगी जो उसकी वेरिएबल कॉस्ट होगी सप्लाइंग डिवीजन की, एक आपकी मैक्सिमम प्राइस होगी जो डिवीजन वाई जो है वो अगर मार्केट में सेल करता है तो उसको जो नेट रेवेन्यू जनरेट होगा वो कितना है, और उसका जो डिफरेंस होगा वो आपका जो मिनिमम प्राइस है वो कैलकुलेट होगी। जरा आते हैं इस कॉन्सेप्ट पे। अच्छा जी, अब ये एग्जांपल है रिलेटेड टू सिचुएशन ऑफ नो मार्केट एक्सिस्ट, स्लाइड नंबर 21। अच्छा, अब इस पे आपने क्या करना है, इस स्लाइड में इसमें इस सोल्यूशन में दो चीजें कैलकुलेट करनी है। पहले आप डिसाइड करो व्हाट इज द मिनिमम प्राइस, उसे रेंज मार्क। ठीक है, मिनिमम प्राइस शुड बी इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा वेरिएबल कॉस्ट
ऑफ सेलिंग डिवीजन। ये हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में देखे कहाँ दिया हो। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ आउटपुट फ्रॉम पी, पी जो है वो सेलिंग डिवीजन, ये देखा ना, पी ट्रांसफर ऑल द आउटपुट टू क्यू, 5 पर यूनिट, ये उसकी वेरिएबल। तो ये तो आगे मिनिमम। उसके बाद मैक्सिमम प्राइस, इज इक्वल टू नेट रेवेन्यू जनरेटेड बाय सेलिंग डिवीजन। और सिंपल ये लिख लो, नेट रेवेन्यू जनरेटेड तो काफी है। अब देखो नेट रेवेन्यू कितना जनरेट करे। अब क्यू जो है वो सेल कर रहा है 15 में, 15 में सेल कर रहे हैं, लेकिन 15 में सेल करने से पहले उसकी अपनी कॉस्ट लग रही है 4 रुपीज, ये 4 रुपीज कॉस्ट लग रही है। अब इसको देखें तो 11, ये जो मैंने आपके सामने प्राइस लिखी है ये मिनिमम और मैक्सिमम। अब मार्जिन, अब जब आप इस सिचुएशन में जब प्राइस सेटल करोगे, प्राइस शुड बी मोर देन 5.01, बट शुड बी लेस देन 11.01, 11, यानी 5 रुपए 1 पैसे से शुरू होगी और 10 रुपए 99 पैसे तक प्राइस सेटल कर सकते हैं। 5 भी हो सकती है, लेकिन डिवीजन का मैनेजर 5 एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसकी कोशिश को इससे ऊपर मुझे मिले। ठीक है, सेलर को हमेशा कोशिश होती है ज्यादा मिले, इस वजह से। अच्छा आगे लिखता है, आल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट इफ ट्रांसफर प्राइसेस इज 8 पर यूनिट विद आउटपुट ऑफ 405। तो कह रहा है अगर आउटपुट 400 हो और आउटपुट 500 हो तो दोनों डिवीजन का प्रॉफिट निकाल। तो यहाँ पर पहले मैं निकाल रहा हूँ, इफ आउटपुट इज 400 यूनिट्स, दो उसे मांगे। और इसमें याद रखिएगा मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही, और जहां मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर रही वहां एक्सटर्नल सेल नहीं होती। ठीक है, वहां एक्सटर्नल सेल उसकी होगी जो फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करे। यहाँ आ गई डिवीजन एक्स और डिवीजन वाई। अब एक्स की कोई एक्सटर्नल सेल है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। ठीक है, अलबत्ता एक्स का जो प्राइस है वो 8 है, इंटरनल सेल में निकाल दूंगा, 8 रुपीज है। और कितने यूनिट है, 400 इंटू 8, 3200 आ गए। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। देखिए इसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज पर यूनिट, इसकी वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज पर यूनिट। अब इसको मैं एक कॉलम और ज्यादा कर देता हूँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल 5 पर यूनिट। 400 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 5 रुपए कॉस्ट है, 2000 आ गई। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिक्स कितनी आई, फिक्स गिवन है, फिक्स कॉस्ट आ रही है 1200 पर मंथ। ठीक है, तो ये 3200 हो गया। इस डिवीजन को कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। डिवीजन बी की तरफ आए, वाई की तरफ, इसकी एक्सटर्नल सेल होगी क्योंकि ये 15 रुपए पर यूनिट में सेल कर रहे हैं, यानी 400 इंटू 15, 6000 में सेल कर रहे हैं। और इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 4 रुपीज पर यूनिट है, यानी 400 इंटू 4, 1600 आ गई। और इसकी फिक्स कॉस्ट 800 पर मंथ है, 800 आ गई। और ये 3200 इसकी कॉस्ट आ गई इंटरनल, इसका प्रॉफिट जो है वो 400 होती है। अगर 400 यूनिट आउटपुट होती है तो ये जो ट्रांसफर प्राइस है इसमें एक्स को फायदा नहीं है। ठीक है, यानी प्राइस शुड बी मोर देन दिस, तब एक्स को फायदा होगा। अब आ जाए अगर 500 यूनिट्स, सेम इसी को कॉपी कीजिएगा, सिर्फ अब चेंज कहां पे करना है, इफ द आउटपुट इज 500 यूनिट। मैं ये सारा रेस करूंगा ताकि एक दफा फिर देख लो। एक्सटर्नल सेल हमारी अब 500 यूनिट है, एक्सटर्नल तो है ही नहीं, सॉरी, इंटरनल सेल जो डिवीजन बी को कर रहा है, ये यहाँ मैं ठीक कर दूं, ये डिवीजन वाई को कर रहा है, और यहाँ पर डिवीजन एक्स, यहाँ पर डिवीजन वाई और डिवीजन एक्स। अब डिवीजन एक्स को ये जो सेल कर रहा है
वो कितने में सेल कर रहा है, ट्रांसफर प्राइस 8 रुपीज है, 500 यूनिट सेल कर रहा है, डिवीजन वाई को इनटू 8, 4500 आ गया। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट 5 पर यूनिट है, यानी 500 इंटू 5, 2500 आ गई वेरिएबल कॉस्ट। एक कॉस्ट निकल आई। फिक्स कॉस्ट देखें, फिक्स कॉस्ट आ रही है 1200, ये 3700 आया। अब ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, यानी जितना डिवीजन एक्स ज्यादा सेल करेगा उतना प्रॉफिट में आएगा। अलबत्ता वाई की एक्सटर्नल सेल है और वाई सेल कर रहा है 15 रुपीज पर यूनिट में, 500 इंटू 15, 7500, और इंटरनल सेल इसकी कोई नहीं है। अलबत्ता इसकी इंटरनल कॉस्ट यहाँ से उठा ली, यही 4000 इसकी इंटरनल सेल हो गई, कॉस्ट हो गई। अब इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 4 पर यूनिट है, यानी 500 इंटू 4, 2000 आ गए, और 4 पर यूनिट। और यहां पर आइएगा फिक्स कॉस्ट इसकी 800 पर मंथ, और इसको प्रॉफिट हो रहा है 700। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस करेगा डिवीजन एक्स, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज है, दोनों की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज है। ये इस स्लाइड के अंदर कुछ उसकी रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, आप थोड़ी सी रह गई, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बस आखिरी स्लाइड है हमारी। दिस इज द फाइनल स्लाइड, जो मैंने आपको कहा था एंड पे बताइए। देखिए, आपने मुफ्त सिचुएशन पढ़ी कि प्राइस क्या होनी चाहिए, जब मार्केट है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, परफेक्ट मार्केट है तो प्राइस क्या होनी चाहिए, इनपरफेक्ट मार्केट है तो प्राइस कैसे निकालनी चाहिए, अगर आपकी दो मार्केट एग्जिस्ट करती है जो अभी रिसेंट पड़ा है तो प्राइस क्या होनी चाहिए। लेकिन ये जो प्राइसेस हम निकाल रहे हैं, ये तो प्राइस कैलकुलेट हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हमने स्टार्ट में पढ़ा था जितने भी आपके मैनेजर्स होते हैं डिवीजन के, वो ऑटोनमस होते हैं, यानी वो डिसीजन लेने में उनके पास इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में अगर वो प्राइस हम कैलकुलेट करते भी हैं तो एक डिविजनल मैनेजर के लिए फायदेमंद है, लेकिन दूसरे डिविजनल मैनेजर के लिए फायदेमंद नहीं है। उस सूरत में क्या करेंगे, उस सूरत में याद रखिए निगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस इज द बेस्ट सेलिंग प्राइस, बेस्ट ट्रांसफर प्राइस। और वैसे प्रैक्टिकली हम इसी को फॉलो कर रहे होते हैं, जहां दोनों मैनेजर जो हैं निगोशिएट करके ऐसी प्राइस पे आ जाए जिसमें हर डिवीजन भी प्रॉफिटेबल हो और ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉफिटेबल। सो द ट्रांसफर प्राइस इज द रिजल्ट ऑफ निगोशिएशन बिटवीन बायर एंड सेलर। ये बायर और सेलर डिविजन्स की बात है, बाइंग डिवीजन और सेलिंग डिवीजन। दिस मेथड गिव्स द सब्सिडियरी मैनेजर्स a freedom to bargain with one another, thereby preserving the autonomy of subsidiary managers. This is important to the existence of an objective basis to negotiate. Main problem of this system is that the negotiation take long time. सिर्फ इशू यहाँ पर ये होता है कि negotiation process टाइम लेता है, अदरवाइज सबसे बेस्ट जो है वो यही कंसिडर होती है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर दोनों मैनेजर नेगोशिएट कर एक ऐसी प्राइस पर आ जाते हैं तो दोनों के लिए एक्सेप्टेबल प्राइस है। ठीक है, और नेगोशिएशन प्रोसेस जो है वो हर जगह रहेगा। मतलब अगर मैं वो मार्केट एक्सेस करती है मिनिमम मैक्सिमम की तरफ जाऊँ, वो सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम बता रहा है, रेंज बता रहा है। तो व्हाट शुड बी द बेस्ट मार्केट प्राइस, ट्रांसफर प्राइस, वो यकीनी बात है कि आप निगोशिएशन के थ्रू ही उसको हल कर सकते हो। ये टॉपिक आपने कहा लेंथी है, ये इतना लेंथी नहीं है, थोड़ा छोटे पॉइंट्स है बस, वो थोड़ा मिक्स हो जाता है। थ्योरी के लिए ये लाजमत तैयार कीजिएगा, और इसी तरह जैसे लिखी हुई है ना थ्योरी, इसी के हिसाब से आप कर दीजिएगा डिफरेंट मैथड्स में। अच्छा जी, लास्ट एग्जांपल समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया? एक्सेल शीट ऑफ फर्स्ट फोल्ड एक्सेल अनेबल टू ट्रैक द सेम इन ग्रुप। ओके, मैं शेयर कर देता हूँ आपको दोबारा से, और फिर वो आपको हेड ऑफिस जो है वो आपको भेज देगा, मैं उनको भेजूंगा, वो आपको भेज देगा। ठीक है, अच्छा।
Our courses along with Chinese short form preparation kind of an important topic for paper preparation. देखें मैं या आप बार बार कह रहे हो तो इसकी तरफ भी आता हूं। आपको याद होगा जब मैंने पहला लेक्चर आपको दिया था, फर्स्ट लेक्चर, उस वक्त एक स्लाइड मैंने आपके साथ शेयर की थी। This one, ठीक है। ये आपके सामने है, देखिए जो पास पेपर हिस्ट्री आ रही है उसके अंदर पार्ट ए में कितने मार्क्स एवरेज आए, कितने मैक्सिमम आए, कितने मिनिमम आए, ये आप देख सकते हो। एक वाहिद जगह ऐसी नजर आएगी सी डी ई जहाँ पर मिनिमम में आ रहे हैं, यानी कम अज कम मार्क्स 20 भी आ रहे हैं, 5 भी आ रहे हैं, 6 भी आ रहे हैं। और यहाँ जीरो का मतलब ये है कि ये ऑलरेडी ये मार्क ये आपको उस पेपर पे नहीं दिया, ठीक है। तो अगर आप इससे भी शॉर्ट टॉपिक की तरफ जाते हो तो फिर मैं वो आपको लिस्ट बना के भेज दूंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये एक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है ना वो आपका पार्ट, अगर आप देखें सबसे ज्यादा जो एवरेज मार्क्स है वो कहाँ पर आए, 31 पार्ट सी में, 32 पार्ट डी। और ये पार्ट सी और पार्ट डी जो है ये वही है, सीवीपी एनालिसिस है, ट्रांसफर प्राइस है, इसके अलावा जो हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, बजट है, फोरकास्ट है, ये सारा जो है वो आपका सी और डी है। इस एरिया को खास तौर पे आप अच्छी तरह करें तो अगर आप देखो एवरेज मार्क्स ये शो कर रहे हैं, ये 5 लास्ट 10 पेपर्स की एवरेज है, लास्ट 10 पेपर्स जो लेटेस्ट 10 पेपर्स हैं। तो 63 मार्क्स जो हैं वो आपके एवरेज इसी में से आ रहे हैं। ओके, डिवीजन बी से ट्रांसफर कॉस्ट माइनस क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि डिवीजन बी बाइंग कॉस्ट है और बाइंग डिवीजन, तो बाइंग डिवीजन की कॉस्ट होती है, माइनस नहीं की जाती, ठीक है। और उसके और ट्रांसफर प्राइस हम निकाल रहे हैं सेलिंग के प्राइस से, इसलिए वहां से माइनस की है, दूसरी तरफ से हम माइनस नहीं करेंगे। मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट बेस्ड इन नंबर ऑफ यूनिट से कैलकुलेट करेंगे और बाद में फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। यस, मार्जिनल वेरिएबल कॉस्ट आप नंबर ऑफ यूनिट्स कैलकुलेट करके फिर उसमें फिक्स कॉस्ट आप लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट आनी आनी है। वो जो मैंने लेस की थी ना वो सिर्फ वहां पर की थी जहां पर हम फुल मार्जिनल कॉस्ट पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वहां पर से। अदरवाइज तो मैंने कहीं नहीं बताया होगा। अच्छा, अब आप लोगों को आज थोड़ा सा 6 मिनट है अभी मेरे पास, तो जरा आप हेड ऑफिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो स्टूडेंट हैंड रेस कर रहे हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, उनको अलाउ कीजिएगा, मैं क्वेश्चन के आंसर उनको रिस्पॉन्स भी कर दूँ। कुछ टाइपिंग वाले तो क्वेश्चन में साथ साथ आंसर कर ही रहा हूँ, आपको कोशिश कर रहा हूँ। जी, कुछ पेपर्स में इरेलीवेंट भी आ रहे हैं, तो यही हमारा डिसाइड हुआ था कि अगला लेक्चर जो होगा उसमें मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। एक छोटा सा टॉपिक रह गया वर्किंग कैपिटल का, वो रेट में रेशियोज वगैरह वो भी पेपर में आती हैं, ठीक है। वो कर लेंगे और उसके बाद जो ईद के बाद हमारी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, जो 2 क्लासेस हैं उसके अंदर हम पास पेपर में वही तमाम सारे क्वेश्चन करेंगे जो डिफरेंट टॉपिक से आए हुए हैं, जो कि आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक से उसको कहना मुश्किल है। सो एनीवन हु वांट टू आस्क द क्वेश्चन? जी, गेस्ट पेपर, प्रोफेशनल स्टडी में तो गेस्ट होता ही नहीं है। फिर भी मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना अंदाजा अपना लगा के पास पेपर हिस्ट्री से बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। और बताएं। अच्छा जी, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो प्लीज़ हेड ऑफिस से आप रब्ता कर लें, वो मुझसे रब्ता कर लेंगे और मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। पब्लिकली मैं नंबर अनाउंस नहीं कर सकता क्योंकि नंबर बहुत से स्टूडेंट्स के पास चला जाता है, फिर मेरे लिए सर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जो पूछना आप हेड ऑफिस से पूछे वो मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? विंटर 16 का फर्स्ट क्वेश्चन अगर करवा दें, विंटर 16, विंटर 16 फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
एनपीवी वाला, ठीक है। ये हमने किया नहीं था क्लास में, ह्यूमन कंपनी, आई थिंक सो। चले ये कर लेंगे। वो तो जैसे मैंने कहा ना, जो क्वेश्चन रह गए ना वो सारे करेंगे। जो क्वेश्चन रह गए हैं वो मैंने निशान लगाए हुए हैं अपने पास, जो रह गए हैं वो सारे करेंगे इंशाल्लाह, आप उसमें परेशान नहीं। आज तो मैं सिर्फ कह रहा हूँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3-4 मिनट है उसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करवाने वाला जो है वो तो अभी से नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आपके साथ सारे आपके क्वेश्चन वो करो। पेपर्स मैंने ग्रुप पे शेयर किए थे, आज फिर कर देता हूँ। एक बार फिर आपके ग्रुप में आ जाए, मैं हेड ऑफिस को भेज देता हूँ, आपको भेज दें। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, 3 मिनट है अभी मेरे पास। ओवरऑल नोट्स जो है थ्योरी के आपको बिल्कुल मिलेंगे, मैंने आधे दे दिए हुए हैं, आधे से ज्यादा दे दिए हैं, थोड़े से रह गए हैं। रमजान के आखिरी दिनों में जरा थोड़ी सी मेरी कमिटमेंट बढ़ गई है, और आपको पता कुछ शाम के टाइम टाइम नहीं होता है, बाकी चीज़ों मामला होते हैं, तो मैं इंशाल्लाह ईद के दिनों में छुट्टियों में ये आपको मुकम्मल करके भेज दूंगा, आप परेशान ना हो। नेक्स्ट क्लास जब ईद के बाद होगी आपको मिल चुकेगी। ये जी जी, ये वाली क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर वो ईओक्यू में मेरा एक क्वेश्चन था कि आप कह रहे थे ईओक्यू हमारी मिनिमम कॉस्ट निकलती है, उसमें से हमने मिनिमम कॉस्ट सेलेक्ट करनी होती है अगर हमने हमारी एवरेज जो एनुअल कॉस्ट है वो कम आ रही है, तो सर अगर हमने फॉर्मूला के बेस पे अगर ईओक्यू निकाला है, तो सर फिर जब हम वो डिस्काउंट पे जो क्वांटिटी वो लेते हैं सर, उस पे क्यों उस दिन हमारी कॉस्ट मिनिमम आई थी? ये एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट जो मिनिमम आई थी, ठीक है। देखिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो बेसिक थीम है वो है ही ये कि ऐसी कॉस्ट जहाँ पर आपकी कॉस्ट मिनिमम है, ऐसा यानी ऐसा लेवल जहाँ पर आपकी कॉस्ट मिनिमम है। अच्छा, या मिनिमम का मतलब ये भी है ऑप्टिमल सिचुएशन के मुताबिक, यानी जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जहाँ कॉस्ट मिनिमम होगी उसको आप लोगे। अब आप यहाँ क्या क्वेश्चन करना चाह रहे थे, सॉरी मैं भूल गया, यहाँ से आगे मैं बिल्कुल दे सकता पूछे, तो सॉरी। डिस्काउंटेड, वो जो आपने ठीक एक है, एग्जांपल, वो डिस्काउंटेड आपने 10,000 यूनिट्स उसमें अज्यूम किए थे कि अच्छा उसमें। ठीक है, कमाल। ओके, मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, जब हम ईओक्यू का मॉडल लगाते हैं ना, फार्मूला लगाते हैं, उसके एक अजम्पशन में एक लिमिटेशन ये होती है कि ये डिस्काउंट पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो डिस्काउंट पे अप्लाई करने के लिए हमें अलहदा से कैलकुलेशन करनी है, इसलिए जो आप कई दफा डिस्काउंट से कैलकुलेशन करते हो ना, एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट उस कॉस्ट से कम आ जाती है जो आपने ऊपर फार्मूले के थ्रू निकाली है, ठीक है। याद रखिएगा, उस सूरत में मेरी जो प्रिंसिपल है ना वो ये है कि जहाँ एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगी, लिहाजा जो फार्मूले से आपने निकाला हुआ है वो अब ईओक्यू नहीं होगी, बल्कि वो ईओक्यू होगी जो डिस्काउंट पे, ये बेसिक इसमें चीज है। ठीक है जी, चलें, और क्वेश्चन है तो कर लें। चलो, थैंक यू सो मच।